आज हम इस लेक्चर के अंदर ब्लड ग्रुप को डिस्कस करेंगे। ब्लड ग्रुप वैसे तो 20 डिफरेंट फिनोटाइप्स जो हैं उसकी देखी गई हैं, लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री को अगर हम देखें तो कैरल लैंडस्टीनर का नाम आता है, जिसने 1901 के अंदर जो है वो एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जब दो डिफरेंट पर्सनस का ब्लड आपस में मिक्स किया जाता है तो कुछ में एग्लूटिनेशन हो जाती थी, क्लम्पिंग या फुटकियाँ जिसको आम ज़बान में हम बोलते हैं, लेकिन कुछ में नहीं होती थी। तो वो बहुत ज़्यादा इसको लेकर सरप्राइज़ हुआ या परेशान हुआ या खुश हुआ, तो उसने फिर ये चीज़ को जानने की कोशिश की कि कुछ पर्सनस के अंदर ही ऐसा क्यों होता है और कुछ के अंदर क्यों नहीं होता। उसी बेस पे फिर उसने एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ जो हैं आइडेंटिफाई की थी ब्लड के अंदर, और उनके बुनियाद के ऊपर फिर उसने ब्लड ग्रुप दिया, जिसको एवीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिर RH ब्लड ग्रुप सिस्टम जो एक रहीसिस मंकी में देखा गया था, वो बाद में देखा गया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर प्रेजेंस ऑफ RH एंटीजन्स on the surface of RBCs or absence of RH antigen on the surface of RBCs. Blood group was further subdivided into A positive, A negative, B positive, B negative या AB positive या AB negative या O positive या O negative. So RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को हम बाद में डिस्कस करेंगे। स्टिल अभी हम AB ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कस करते हैं। इसमें ब्लड टाइपिंग या ब्लड ग्रुपिंग देखें। When blood from two different individuals is mixed, ये मैं बच्चे इसका आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब ब्लड दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स का मिक्स किया जाता है तो समटाइम्स उसमें क्लम्पिंग या एग्लूटिनेशन हो जाती है आरबीसीज के साथ। सो ये क्लम्पिंग जो है वो अमीनोलॉजिकल रिएक्शंस की वजह से होती है, लेकिन क्यों सम केसेस में ही जो है ये क्लम्पिंग होती है और दूसरे केसेस में जो है ये नहीं होती, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी। यहाँ के इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट ने, कैरल लैंडस्टीनर ने 1901 में, और बाद में 1930 के अंदर उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया इसी डिस्कवरी की बुनियाद के ऊपर। एबीओ ब्लड ग्रुप्स देखें अब। Determination of ABA blood group system depends on the immunological reactions between the antigen and antibodies. First of all, you have to clear idea of antigen and antibody. Antigen जो है एक ऐसी चीज़ है जो रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर मौजूद होती है, और एंटीबॉडी जो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उस एंटीजन के अगेंस्ट जो है बनाती है। तो कैरल लैंडस्टीनर ने ये देखा कि दो एंटीजन जो हैं रेड ब्लड की सरफेस के ऊपर मौजूद होती हैं, जिसको उन्होंने उसी एंटीजन को नाम दिया। एक एंटीजन को उसने एंटीजन ए का नाम दे दिया और दूसरी एंटीजन को एंटीजन बी का नाम दिया। ये एंटीजन जो हैं इन्हीं को फिर उसने एंटीजन नहीं बल्कि एग्लूटिनोजेंस का नाम दिया, क्योंकि इन एंटीजन्स की वजह से एग्लूटिनेशन होती थी, तो उसने इनको एग्लूटिनोजेंस का नाम दिया बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू काज द एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसीज। देन ही नोटिस्ड द करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज़। उसके बाद उस एंटीजन के अगेंस्ट उसने एंटीबॉडीज़ को देखा, बल्कि जौन सी एंटीबॉडी रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर मौजूद होती थी उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होती थी वो सीरम में मौजूद होती थी। यहाँ आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि जो एंटीजन्स होंगी वो रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर मौजूद होती हैं, और जो उसके अगेंस्ट वाली एंटीबॉडीज़ होती हैं वो सीरम में होती हैं। तो एंटीबॉडीज़ इसलिए जब अपोजिट ब्लड ग्रुप जो है वो रिएक्शन होता है तो एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है और एग्लूटिनेशन हो जाती है। एंटीजन्स की जगह आरबीसीज की सरफेस है और एंटीबॉडीज़ की जगह जो है वो सीरम है। ही नोटिस द करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज़ ऑन आर एग्लूटिनिन्स। सो here are two terms like agglutinogens and agglutinins. Agglutinogens are antigens. Antigens and agglutinogens are same thing. And antibodies are called agglutinins. So you have clear this concept about antigens and agglutinogens and antibodies and agglutinins. So
He noticed the corresponding antibodies are agglutinins in the plasma and named the anti-A and anti-A antibody and B are B antibody. ठीक है ना. सो अगर रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर एंटीजन ए मौजूद होगा तो उसके सीरम में एंटी ए एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि अगर सेम एंटीजन और एंटीबॉडी होगा तो ग्लूटिनेशन हो जाएगी. सो फिर क्या होगा, अगर एंटीजन ए मौजूद होगा तो उसके सीरम में एंटी कौन सी होगी, एंटी बी एंटीबॉडी होगी. ठीक है ना. और अगर ब्लड ग्रुप बी होगा तो उसके सीरम के अंदर एंटी ए एंटीबॉडी होगी. ताहम पर्टिकुलर एग्लूटिनोजेंस एंड करस्पॉन्डिंग एग्लूटिनिन्स कैन नॉट बी प्रेजेंट टुगेदर. देखा ना, वो कह रहा है कि अगर कोई करस्पॉन्डिंग एंटीजेंस होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज़ उसके सीरम में मौजूद नहीं हो सकती. अगर ऐसा होगा तो फिर रिएक्शन हो जाएगा. सो इफ़ प्रेजेंट इट काजेज द क्लम्पिंग ऑफ द ब्लड. बिकॉज ऑफ दिस कैरल लैंडस्टीनर क्लासिफाइड द ब्लड इनटू ग्रुप्स. लेटर इट बिकम द लैंडस्टीनर्स लॉ फॉर ग्रुपिंग द ब्लड ग्रुप सिस्टम. सो बाद में इसको लॉ बना दिया गया. 1930 में इसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था. अब लैंडस्टीनर्स लॉ को हम डिस्कस करते हैं. लैंडस्टीनर लॉ क्या है. लैंडस्टीनर लॉ जो है वो ये कहता है कि अगर पर्टिकुलर एग्लूटिनोजिन, जिसको हम एंटीजन बोलते हैं, अगर आरबीसी की सरफेस के ऊपर मौजूद होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एग्लूटिनिन, जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं, ये उसकी सरफेस के ऊपर नहीं बल्कि सीरम में एब्सेंट होगी. मैं इस चीज़ को रिपीट करूँ. अगर पर्टिकुलर एंटीजन आरबीसी के सरफेस में मौजूद होगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब है कि उस जैसी, लाइक अगर ए एंटीजन मौजूद है तो एंटी ए एंटीबॉडी उसके सीरम में नहीं होगी. ठीक हो गया. अगर पर्टिकुलर एंटीजन मौजूद होगी आरबीसी की सरफेस के ऊपर और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी भी मौजूद होगी तो उसमें फिर जो है वो एग्लूटिनेशन हो सकती है. सो though the second part of the Landsteiner law is a fact, so it is not applicable for RS system. RS system एक अलग है, वो इसके बाद वाले लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा. ब्लड ग्रुप सिस्टम देखें. More than 20 types, 20 genetically determined blood group system are identified today. So Landsteiner discovered two blood group systems called the ABO blood group system and RH blood group system. So these blood group systems are the most important ones to determine before and after transfusions. ब्लड एक दूसरे को लगाने से पहले और बाद में जनाब साहब ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो हेयर वी विल डिस्कस अबाउट द ABO सिस्टम. Based on the presence or absence of antigen A and antigen B, blood group system is divided into 4 groups. So first A blood group, second is B, third is AB blood group system and fourth is O blood group system. अब देखें इसमें नेम्स कैसे हमने दिए हैं. ब्लड हैविंग एंटीजन ए. अब बेटा इसमें आप लोग एक चीज़ देखें कि जौन सा ब्लड ग्रुप होगा वो उसके सरफेस आरबीसी की सरफेस के ऊपर मौजूद वो ही एंटीजन होगा. एंटीबॉडी को अभी भूल जाएं फिलहाल. आपने ब्लड ग्रुप सिस्टम को देखना है. अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका मतलब ये है कि उसके आरबीसी की सरफेस के ऊपर ए एंटीजन मौजूद है. बस आपने सिर्फ एंटीजन को याद करना है अभी फ़िलहाल. जौन सा ब्लड ग्रुप होगा उसी का वही उसका एंटीजन मौजूद होगा आरबीसी के सरफेस के ऊपर. सो दिस ब्लड हैज़ बी एंटीबॉडीज़. अब अगर ये बात आपको अच्छी तरह से याद हो गई है कि ब्लड ग्रुप एंटीजन की बुनियाद के ऊपर होता है, तो अब आप ये देख लें कि वो वाला एंटीबॉडी उसके सीरम में मौजूद नहीं होगा बल्कि दूसरा होगा. सपोज कर रहे हैं हम ए एंटीजन मौजूद है आरबीसी की सरफेस के ऊपर तो उसके सीरम में एंटी बी एंटीबॉडी होगी. अगर बी एंटीजन होगा और उसका ब्लड ग्रुप भी डेफिनेटली बी होगा तो उसके सीरम में एंटी ए एंटीबॉडी होगी. अगर ए बी ब्लड ग्रुप होगा तो उसमें दोनों एंटीजन्स मौजूद होंगी. उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर दोनों एंटीजन्स मौजूद होगी. ए एंटीजन भी होगी, बी भी होगी. तो क्या उसमें कोई एंटीबॉडी होगी? नेवर. उसमें कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होगी क्योंकि दोनों एंटीजन मौजूद हैं. ठीक है जी. अब ब्लड ग्रुप ओ है, ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होगी तो अब एंटीबॉडीज़ दोनों होगी. अब इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग देखें कि ओ के अंदर एंटीजन कोई नहीं होता लेकिन एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज़ होती हैं. ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम में दो एंटीजन्स होती हैं लेकिन कोई भी एंटीबॉडी सीरम के अंदर नहीं होगी. सो इफ़ द एंटीजन्स आर प्रेजेंट ब्लड ग्रुप इज़ कॉल्ड ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम क्योंकि दोनों एंटीजन्स हैं. सो सीरम ऑफ दिस ग्रुप डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडीज़. सो इफ़ बोथ एंटीजन्स आर एब्सेंट
the blood group is called O and both A and B antibodies are present in the serum. यहाँ पे एक टेबल है, इसमें आप ज़रा देखें, यहाँ पे ऊपर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ओ है, और यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स की टाइप है और एंटीबॉडीज़ हैं प्लाज्मा में और एंटीजन्स हैं रेड ब्लड सेल्स में। इसमें देखें ब्लड ग्रुप ए है, तो इसमें एंटीजन कौन सी होगी, ए एंटीजन, और एंटीबॉडी सीरम में कौन सी होगी प्लाज्मा के अंदर या सीरम के अंदर, एंटी बी एंटीबॉडी होगी। ठीक हो गया, ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी, एंटीबॉडी कौन सी, एंटी ए एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप ए बी एंटीजन्स ए बी दोनों, एंटीबॉडीज़ कोई भी नहीं होगी प्लाज्मा के अंदर। ब्लड ग्रुप ए एंटीजन्स कोई नहीं और दोनों एंटीबॉडी भी, आप इसको देख सकते हैं अगली पिक्चर में भी है, एज इट इज़ ही है। एंटीजन ए एंटी बी एंटीबॉडी, एंटीजन बी एंटी ए एंटीबॉडी, एंटीजन ए बी कोई एंटीबॉडी नहीं और कोई एंटीजन नहीं, तो दोनों एंटीबॉडीज आ जाएंगी। चलो भाई, उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम। डिटर्मिनेशन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लड ग्रुपिंग। इसको हम ब्लड ग्रुपिंग भी कहते हैं या ब्लड टाइपिंग कहेंगे या ब्लड मैचिंग कहेंगे। इसका कानून देखें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ब्लड टाइपिंग। Agglutination blood typing is done on the basis of agglutinations. So agglutination means collection of separate particles like RBCs into the clumps or masses. Agglutination का मतलब ये है कि separate particles जो हैं RBCs के साथ क्लम्प कर जाएंगे, जिसमें पुटकियाँ वगैरह बन जाती हैं। माइक्रोस्कोपिकली भी देख सकते हैं आप इसको, वैसे आँख से भी देख सकते हैं, नज़र आ जाते हैं। Agglutination occur if the antigen is mixed with its corresponding antibody, which is called the isoagglutination. Agglutination कब होगी, जब कोई एंटीजन आरबीसी की सरफेस के ऊपर मौजूद है, उस ब्लड को उस एंटीजन के करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी वाले सीरम के साथ आप मिक्स करते हैं, तो डेफिनेटली एग्लूटिनेशन हो जाएगी। सो एग्लूटिनेशन अकर्स व्हेन ए एंटीजन इज मिक्स्ड विद एंटी ए और बी एंटीजन इज मिक्स्ड विद एंटी बी एंटीबॉडीज। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, आपने एक ड्रॉप एंटी सीरम का लेना है ए का, उसको आप प्लेस करेंगे एक एंड के ऊपर, ग्लास स्लाइड के ऊपर, ठीक है ना, और या उसको ग्लास टाइल भी कहते हैं, ग्लास स्लाइड भी कहते हैं। और एक ड्रॉप आपने फिर एंटी सीरम बी का डाल देना है दूसरे एंड के ऊपर। अब क्या करेंगे कि एक ड्रॉप आप आरबीसी की सस्पेंशन का लेंगे और इसको मिक्स करेंगे एंटी सीरम बी के साथ। तो जो स्लाइड है वो स्लाइटली आपने टिल्ट करनी है, मिक्स करना है 2 मिनट्स के लिए। अगर तो एग्लूटिनेशन हो जाती है तो इसका मतलब यही है कि वो ब्लड ग्रुप वही है जिसका आपने एंटी सीरा डाला था। तो प्रेजेंस ऑफ एग्लूटिनेशन इज़ कन्फर्म्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ थिक मैसेज या क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज। एब्सेंस ऑफ एग्लूटिनेशन इज़ कन्फर्म्ड बाय क्लियर मिक्सचर विद डिस्पर्स्ड आरबीसीज। अगर कोई एग्लूटिनेशन नहीं हुई तो उसको एटलीस्ट आप 2 मिनट्स तक देखेंगे। मज़ीद इसमें आप माइक्रोस्कोपी भी कर सकते हैं, उस मिक्सचर को आप स्लाइड के ऊपर लगा कर माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि क्लम्पिंग काफ़ी देर से होती है या बहुत कम होती है, आप नेक्ड आई से उसको देख नहीं सकते। आप नेगेटिव उसको तब तक रिपोर्ट नहीं करेंगे जब तक आप माइक्रोस्कोपिकली उसको चेक न करें, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा ब्लंडर या मिस्टेक हो सकती है एनालिसिस की, और इसकी वजह से किसी भी पर्सन को जो है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है, जिसको बाद में कंट्रोल करना बहुत मुश्किल और इम्पॉसिबल भी हो सकता है। सो रिक्विजिशंस क्या हैं ब्लड टाइपिंग की? टू डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप ऑफ अ पर्सन, सस्पेंशन ऑफ हिज आरबीसीज एंड टेस्टिंग एंटी सीरा। अब बेटा एंटी सीरा क्या है? एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड सीरा मीन्स सीरम। सीरम कंटेनिंग द एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एंटी सीरा। सो वो सीरम जिसमें एंटीबॉडीज़ होंगी उसको आप एंटी सीरा कहते हैं। टू डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप ऑफ अ पर्सन वी शुड हैव अ सस्पेंशन ऑफ आरबीसीज एंड टेस्टिंग एंटी सीरा आर रिक्वायर्ड। सो सस्पेंशन ऑफ आरबीसीज इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द ब्लड ड्रॉप्स विद आइसोटोनिक स्लाइन। आइसोटोनिक मीन्स कि एक ऐसा स्लाइन, आइसो मीन सेम, टॉनिक का मीन्स उसमें साल्ट की कंसनट्रेशन एक जैसी होनी चाहिए, मतलब कि हाइपरटोनिक भी कंडीशन ना हो और हाइपोटोनिक भी ना हो, बल्कि आइसोटोनिक कंडीशन हो जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन सेम होती है।
सो इसमें 0.9% जो है वो आप लेंगे। अब एंटी सीरा आपने कैसे बनाना है, सपोज़ अब फर्स्ट में आप एंटी सीरम ए बनाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि एंटी सीरम ए में आप ये लेंगे कंटेनिंग एंटी ए या ए एंटीबॉडीज़, ठीक है ना। एंटी सीरम ए के अंदर क्या होगा, एंटी ए या ए एंटीबॉडीज़, और एंटी सीरम बी में कौन सी चीज़ होगी, एंटी बी या बी एंटीबॉडीज़ होंगी उसके अंदर। इस तरह से आप बनाएंगे। रिजल्ट्स देखें कैसे आते हैं। इफ़ अग्लूटिनेशन अकर्स विद एंटी सीरम ए, अगर तो एंटी सीरम ए के साथ अग्लूटिनेशन हो जाती है, सो एंटी सीरम ए कंटेन्स द ए एंटीबॉडीज़। इसका मतलब ये है कि एंटी सीरम ए के अंदर ए एंटीबॉडीज़ हैं। सो अग्लूटिनेशन अकर्स, इसी वजह से अग्लूटिनेशन हुई है। अगर आरबीसीज़ के अंदर एंटीजन ए मौजूद है, सो ब्लड ग्रुप ए आपका कन्फर्म हो जाएगा। बात समझिए कि नहीं। आपका जो एंटी सीरा है उसके अंदर ए एंटीजन के अगेंस्ट ए एंटीबॉडीज़ हैं, तो अगर तो क्लम्पिंग हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो सोल्यूशन है उसमें एंटीबॉडीज़ हैं ना, ए वाली, अगर उसकी अग्लूटिनेशन हो जाती है तो ज़ाहिरी बात है वो तभी होगी जब उसके ब्लड के अंदर ए एंटीबॉडी ए एंटीजन मौजूद होगा। तो इसका मतलब है कि अगर ए एंटीजन मौजूद है तो आप ब्लड ग्रुप ए कन्फर्म कर सकते हैं। अगर अग्लूटिनेशन होती है बी एंटी सीरम के साथ, इट मीन्स दैट कि द सीरम दैट यू हैव कंटेन्स द बी एंटीबॉडीज़। सो व्हेन यू मिक्स द बी एंटीबॉडी एंटी सीरम with the blood of a patient and agglutination occurs, so it means that the person having B antigens, so due to the presence of B antigens in his blood, you report his blood group as blood group B. okay, so अगर इसमें अगर ग्लूटिनेशन हो जाती है दोनों के साथ ही, एंटी ए के साथ भी होगी एंटी बी के साथ भी होगी, दोनों के साथ ही हो जाती है, तो इसका क्या मतलब है फिर, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर दोनों ही एंटीजेंस मौजूद होंगी और हम ब्लड ग्रुप किसकी बुनियाद के ऊपर दे रहे हैं, एंटीजेंस की बुनियाद के ऊपर ही दे रहे हैं। तो अब उसमें दोनों एंटीजेंस मौजूद हैं ए और बी, तो उसका मतलब फिर उसका ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ओके, एंड द ब्लड ग्रुप विल बी ए बी। नेक्स्ट देखें, इफ़ एग्लूटिनेशन डज नॉट अकर, अगर एग्लूटिनेशन होती ही नहीं है, आपने दोनों एंटी सीरा डाल दिए, एंटी सीरम ए भी डाल दिया, एंटी सीरम बी भी डाल दिया, दोनों डाल दिए और एग्लूटिनेशन हुई नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि भाई उसमें एंटीजन्स ही नहीं है, उसके ब्लड के अंदर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है। सो एग्लूटिनेशन डज नॉट अकर बिकॉज आरबीसीज डज नॉट कंटेन एनी एंटीजन, आरबीसीज के सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है, ना एंटीजन ए मौजूद है और ना ही एंटीजन बी मौजूद है। अब बेटा अगर एंटीजन ए भी मौजूद नहीं है और एंटीजन बी भी मौजूद नहीं है, तो अब हम उसको कैसे ब्लड ग्रुप को क्या कहेंगे, क्योंकि हम तो उसको एंटीजन की प्रेजेंस की बेसिस के ऊपर आइडेंटिफाई करें थे ना। तो अगर एंटीजन ए और बी दोनों नहीं होंगे तो उसको फिर हम ओ कह देंगे, ओ ब्लड ग्रुप। ओके, नेक्स्ट इसमें देखें, यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं रिएक्शन ग्रुप ए है, इसमें एंटी ए, और ग्रुप बी है एंटी बी। इसमें देखें ग्रुप ए में क्या है, ग्लूटिनेशन हो जाती है विद एंटी ए एंटी सीरा, और ब्लड ग्रुप बी में ग्लूटिनेशन हो जाती है विद एंटी बी एंटी सीरा। ब्लड ग्रुप ए बी में एग्लूटिनेशन होगी दोनों के साथ विद एंटी ए और एंटी बी, और ब्लड ग्रुप ओ में नो एग्लूटिनेशन विद एंटी ए एंड एंटी बी। सो यू कैन कन्फर्म द ब्लड ग्रुप बाय एग्लूटिनेशन with anti A, anti B, anti sera. Importance. Next we will discuss the importance of ABO blood group system in blood transfusion. So during the blood transfusion only compatible blood must be used. देखें compatible कहते हैं मुताबिकत को, तो वही वाला ब्लड ग्रुप ही लगाना चाहिए उसी पेशेंट को डेफिनेटली। The one who gives the blood is called the donor and one who receives the blood is called recipient. जो देने वाला ब्लड है उसको हम डोनर कहते हैं, जो लेने वाला ब्लड है उसको हम रिसिपिएंट बोलते हैं। तो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप करेंगे तो एंटीजन ऑफ द डोनर एंड एंटीबॉडी ऑफ द रिसिपिएंट आर कंसीडर्ड। दोबारा पढ़ता हूँ, जब आप ब्लड ग्रुप देंगे, हाइल ट्रांसफ्यूजन द ब्लड ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंटीजन of the donor and antibodies of the recipient are considered. The antibodies of the donor and antigens of the recipient are ignored mostly. Okay, so RBCs of O blood group system has no antigen, as we have already discussed that.
इट कंटेन्स बोथ एंटीबॉडीज़, एंटी ए एंड एंटी बी। सो आरबीसी की सरफेस के ऊपर अगर कोई एंटीजन नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप सिस्टम होगा। सो एग्लूटिनेशन डज नॉट अकर विद एनी ऑफ द ग्रुप ब्लड ग्रुप, सो ओ ब्लड ग्रुप कैन बी गिवन टू एनी ऑफ द, तो इसलिए जो जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा वो किसी को भी ब्लड जो है वो दे सकता है, किसी भी पर्सन को दे सकता है। एंड पीपल विद दिस ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर। बात समझ आ गई बेटा? अब वो ब्लड ग्रुप जिस बंदे के ब्लड के अंदर कोई एंटीजन मौजूद नहीं है तो वो किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है, तो ब्लड ग्रुप ओ वाले क्या कहलाएंगे? यूनिवर्सल डोनर कहलाएंगे। प्लाज्मा ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम हैज़ नो एंटीबॉडीज़, ए बी वाले के अंदर कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी। सो दिस does not cause agglutination of RBC for any of the group. So people with AB group blood group system can receive blood from any of the blood persons. तो AB वाले किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। So people of this group are called the universal recipient. तो ये बात बहुत ज़्यादा MCQs में भी पूछी जाती है, वाईवे में भी पूछी जाती है। यूनिवर्सल डोनर कौन से होंगे फिर? ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वाले। और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन से होंगे? AB ब्लड ग्रुप सिस्टम वाले। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैचिंग एंड क्रॉस मैचिंग। ब्लड मैचिंग या ब्लड टाइपिंग is a laboratory test done to determine the blood group of a person when a person needs blood transfusion। जब किसी बंदे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है तो एक और टेस्ट किया जाता है जिसको हम क्रॉस मैचिंग कहते हैं ब्लड ग्रुप टाइपिंग के बाद। सो इट इज़ डन टू फाइंड आउट वेदर द पर्सनस बॉडी विल एक्सेप्ट द डोनर्स ब्लड और नॉट। इसको हम इसलिए कह रहे हैं कि आपका जो पर्सन है उसकी बॉडी डोनर का ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट करती है या नहीं। तो ब्लड मैचिंग के लिए आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स इंडिविजुअल के, रिसिपिएंट के और डोनर के, उनको हम टेस्ट करते हैं सीरा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। क्रॉस मैचिंग इज़ डन बाय मिक्सिंग द सीरम ऑफ द रिसिपिएंट। क्रॉस मैचिंग आप कब करोगे, कैसे करोगे? आप मिक्स करोगे सीरम को रिसिपिएंट के और रेड ब्लड सेल्स को डोनर के। मतलब कि डोनर के आप रेड ब्लड सेल्स लेंगे और रिसिपिएंट के आप जो है वो सीरम लेंगे, तो उसको आप मिक्स करेंगे, उसको आप क्रॉस मैचिंग कहते हैं। क्रॉस मैचिंग इज़ ऑलवेज डन बिफोर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्रॉस मैचिंग आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ही करनी है। ज़ाहिर बात है कोई रिएक्शन अगर हो जाता है तो फिर आप ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करोगे, ये नहीं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर तो एग्लूटिनेशन हो जाती है आरबीसीज़ की डोनर के साथ ड्यूरिंग क्रॉस मैचिंग तो फिर क्या होगा? इफ़ एग्लूटिनेशन of RBCs from a donor occur during the cross matching, the blood from the person is not used for the transfusion। अगर क्रॉस मैचिंग के दौरान एग्लूटिनेशन हो जाती है तो आप उस पर्सन का ब्लड नहीं इस्तेमाल कर सकते ट्रांसफ्यूजन के लिए। मैचिंग कब होगी? देखिए, रिसिपिएंट्स के आरबीसीज को आप टेस्ट सीरा के साथ मिक्स करेंगे और क्रॉस मैचिंग कब होगी? रिसिपिएंट के सीरम को आप डोनर्स के आरबीसीज के साथ मिक्स करेंगे। तो ये एक टेस्ट है। इनहेरिटेंस देखें एग्लूटिनोजेंस की और एग्लूटिनिन्स की। ब्लड ग्रुप ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट से जो वो जीन्स इनहेरिट करता है उसकी बुनियाद के ऊपर ही उसका ब्लड ग्रुप होता है। जीन ए और जीन बी जो है वो डोमिनेंट हैं और जीन ओ जो है वो रिसेसिव है। एग्लूटिनेशन अपेयर होती है 6 मंथ की फेटल लाइफ के अंदर। बच्चा जब 6 माह का होता है तब से उसके अंदर एग्लूटिनेशन अपेयर होना शुरू हो जाती हैं, एग्लूटिनोजेंस एंटीजेंस। सो कंसंट्रेशन बर्थ के अंदर 1/5 होती है अडल्ट की कंसंट्रेशन से, और आहिस्ता आहिस्ता इसका लेवल जो है पुबर्टी के साथ साथ बढ़ता जाता है। एग्लूटिनोजेंस आर एंटीजेंस आर प्रेजेंट ओनली in red blood cells but also present in many of the organs like the salivary glands, pancreas, kidneys, liver and lungs। ना सिर्फ एग्लूटिनोजेंस जिसको हम एंटीजेंस बोल रहे हैं वो आरबीसीज के सरफेस के ऊपर मौजूद होती हैं, बल्कि कुछ दूसरे ऑर्गन्स में भी मौजूद होती हैं जिसमें सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, पेंक्रियाज है, किडनी, लीवर और लंग्स होते हैं, इनमें भी होगी। सो ए और बी एग्लूटिनोजेंस आर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स एज ए मेंडेलियन फिनोटाइप। इसको हम मेंडेलियन फिनोटाइप कहते हैं। इसको सबसे पहले मेंडेलियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। एग्लूटिनिन्स ए और बी इज़ नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फेटल लाइफ। अब जो एंटीबॉडीज़ होंगी, एंटी ए या एंटी बी एंटीबॉडी, वो फेटल लाइफ में नहीं प्रोड्यूस होगी। ये कब पर प्रोड्यूस होगी? इट स्टार्ट्स अपीयरिंग ओनली 2 to 3 months आफ्टर द बर्थ। 2 से 3 माह के बाद जाके ये बनेगी, बर्थ के बाद।
सो एग्लूटिनिन इज प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटी ए या बी agglutinogens are antigens which enter the body through the respiratory system or digestive system along with the bacteria. Okay, so agglutinins are gamma globulins. इसमें जो ग्लोबुलिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनको फिर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के ज़रिए डिफ्रेंशिएट करते हैं अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये जो एग्लूटिनिन्स होंगी जिसको हम एंटीबॉडीज़ कह रहे हैं, तो वो कौन सी प्रोटीन्स हैं? गामा ग्लोबुलिन्स हैं, which are mainly IgG and IgM एंटी immunoglobulins, जो कि IgG और IgM एंटीबॉडीज़ होंगी या immunoglobulins होंगी। यहाँ पर एक टेबल है, इसमें आप देखें जीन फ्रॉम पेरेंट, जीन ऑफ द ऑफस्प्रिंग, जीनोटाइप। पेरेंट्स में अगर मदर और फादर में एंटीजन ए है दोनों का, या अगर यहाँ पर एंटीजन एक का ए और एक का ओ है, तो फिर ऑफस्प्रिंग या बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए ही होगा, और जीनोटाइप उसकी ए हो सकती है इन केस ऑफ ए एंड ए एंटीजन, और ए ओ भी हो सकती है इन केस ऑफ ए एंड ओ। सो अगर दोनों का ब्लड ग्रुप बी है तो बच्चे का भी जाहिर बात है बी होगा, या अगर उनमें से एक का ब्लड ग्रुप बी और एक का ओ है तो भी बच्चे का ब्लड ग्रुप बी ही होगा। तो बच्चे की जो जीनोटाइप है वो बी इस केस में होगी जब दोनों का ब्लड ग्रुप बी है, और बी ओ उस वक्त होगी जब एक का ब्लड ग्रुप बी और दूसरे का ब्लड ग्रुप ओ होता है। अब अगर दोनों इसमें अगर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए और एक का बी है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, ठीक है ना, और उसकी जीनोटाइप जो है वो ए बी होगी। अगर पेरेंट्स दोनों का ब्लड ग्रुप ओ है तो बच्चे का भी ब्लड ग्रुप ओ ही होगा और उसकी जीनोटाइप भी ओ ही होगी। ये ज़रा टेबल आप देख लें। इसके बाद है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस ड्यू टू द एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं गैर मुताबिकत को या रिएक्शन को। सो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस आर द एडवर्स रिएक्शन इन द बॉडी विच अकर्स ड्यू टू द ट्रांसफ्यूजन एरर that involve the transfusion incompatible या mismatch of the blood. The reaction may be mild causing only fever. अच्छा, ये जो रिएक्शन है इसमें ये सिर्फ़ और सिर्फ फीवर या इचीज़ वगैरह की वजह से भी हो सकता है शुरू में, और बाद में जनाब साहब ये स्वेयर कंडीशन की तरफ लेकर जा सकता है जिसमें रीनल फेलियर हो जाएगा, शॉक हो जाएगा और इवन डेथ भी हो सकती है। स्वेरिटी जो है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की, स्वेरिटी जो है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की वेरी करती है फीवर चिल से, और एक्यूट किडनी फेलियर और शॉक डेथ की तरफ ले जाती है। अब सेवेरिटी डिपेंड करेगी कि कितना ब्लड आपने ट्रांसफ्यूज़ कर दिया है। जितना ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा सेवेरिटी बढ़ती जाएगी। सो टाइप ऑफ रिएक्शन एंड जनरल हेल्थ ऑफ द पेशेंट। इसके अलावा रिएक्शन की टाइप और पेशेंट की जो हेल्थ है उसके ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। साइन एंड सिम्टम्स ट्रांसफ्यूजन के देखें, रिएक्शंस देखें। इसमें दो तरह के रिएक्शंस होंगे, एक होंगे नॉन हीमोलाइटिक रिएक्शंस जिसमें आरबीसीज नहीं टूटेंगे, और दूसरे होंगे हीमोलाइटिक रिएक्शंस। तो नॉन हीमोलाइटिक में क्या है? नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन डिपेंड विद इन अ फ्यू मिनट्स। वो चंद मिनट्स के लिए और चंद घंटों के लिए होते हैं, और उसके बाद जो है वो कमेंसमेंट हो जाती है उनकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ। मतलब तो एंटीजन आ जाएंगे, एंटीबॉडीज़ जो आ जाएंगी तो फिर वो एक दूसरे को जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एंटीजन को ख़त्म कर देंगी और पर्सन नॉर्मल हो जाएगा। सो कॉमन सिम्टम्स उसमें सिर्फ फीवर होगा, डिफ़िकल्टी होगी सांस लेने में या खारिश वगैरह, इचिंग। दूसरा हो जाएगा हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इसमें आरबीसीज टूटेंगे। अब हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में भी एक्यूट और डिलेड, एक्यूट भी हो सकता है, डिलेड भी हो सकता है, मतलब कि फ़ौरन से भी रिएक्शन हो जाएगा और लेकिन कुछ दिन या कुछ घंटे के बाद भी हो सकता है। So acute hemolytic reactions occur within a few minutes of the transfusion. It develops because of rapid hemolysis of the donor's RBCs. तो डोनर के जो RBCs हैं उनकी जल्दी से हेमोलिसिस हो जाएगी क्योंकि रिसिपिएंट के अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं। इसके सिम्टम्स में फीवर होगा, चिल होगा, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, सांसें छोटी हो जाएंगी, ब्रोंकोस्पैज़म हो जाएगा, ठीक है ना, जो आपके ब्रोंकस हैं, लंग्स हैं, वो कोलैप्स कर जाएंगे, नाजिया, उसके अलावा वॉमिटिंग हो जाएगी, रेड यूरिन आना शुरू हो जाएगा, चेस्ट में पेन हो जाएगी, बैक में भी पेन हो सकती है, ठीक है ना। और रिगर किसको कहते हैं? स्टिफनेस, मतलब कि बॉडी जो है वो अकड़ना शुरू हो जाएगी। सो सम पेशेंट्स के अंदर जो है वो पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है या फिर कंजस्टिव हार्ट फेलियर की तरफ भी हो जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले हो जाएगी जॉन्डिस, जिसको आप यरकान या पीलापन बोलते हैं। नॉर्मली हीमोग्लोबिन जो है वो रिलीज़ होती है जब रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं, और इस रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन होती है, और हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन का एंड प्रोडक्ट होता है बिलीरुबिन, और बिलीरुबिन की वजह से कलर जो है वो येलो होता है।
सो व्हेन द सीरम कंटेन्स द सीरम बिलीरुबिन, अब अगर बिलीरुबिन की कॉन्सेंट्रेशन 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होती है तो जॉइंडस हो जाएगा उस पेशेंट को। दूसरा है कार्डिक शॉक। कार्डिक शॉक जो है वो अचानक से होता है, साइमल्टेनियसली हीमोग्लोबिन रिलीज़ होती है सीरम के अंदर, और जो ब्लड है उसकी विस्कोसिटी जो है वो बढ़ जाती है, थिकनेस जो है वो ब्लड की बढ़ जाती है। सो दिस इंक्रीज द वर्कलोड ऑन द हार्ट लीडिंग टू द हार्ट फेलियर। अब जब ब्लड की विस्कोसिटी या गाढ़ापन ज़्यादा हो जाएगा तो दिल के लिए उस ब्लड को पंप करना मुश्किल हो जाएगा, जो कि दिल के फेलियर की तरफ या हार्ट फेलियर की तरफ लेकर जा सकता है। ताहम टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो रिलीज़ होती हैं हेमोलाइज सेल से, वो रिड्यूस कर देती हैं आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को, और सर्कुलेटरी शॉक भी जो है वो बना सकती हैं। इसके अलावा रीनल शटडाउन हो जाएगा, डिसफंक्शन हो सकती है किडनी की, जिसको हम रीनल शटडाउन कहते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं वो हेमोलाइज रेड ब्लड सेल से कंस्ट्रक्शन कर सकती हैं ब्लड वेसल्स की किडनी के अंदर। इसके अलावा टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं वो फ्री हीमोग्लोबिन के साथ फ़िल्टर हो सकती हैं ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन के अंदर, और वो रीनल ट्यूबल्स के अंदर इंटर हो सकती हैं। कोर रेट रीअब्जॉर्प्शन हो सकती है रीनल ट्यूब्स की, और ये सारी की सारी जो सब्सटेंसेस हैं वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं ऑब्स्ट्रक्टिव रीनल फेलियर के अंदर। सडनली जो है वो फार्मेशन हो सकती है यूरिन की, जिसको हम यूरिया कहते हैं। सो एंड ऑफ दिस लेक्चर, थैंक यू।